जी नमस्कार। आंदोलन आईडीपी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आंदोलन आईडीपी के इन साथियों के साथ। बीच में जो साथी बैठे हैं वो साथी हैं राम बाबू शर्मा, आंदोलन आईडीपी के कानूनी सलाहकार हैं। जो दाईं ओर बैठे हैं वो साथी हैं महेंद्र काजला, आप हैं आईडीपी किसान यूनियन के अध्यक्ष। और बाईं तरफ जो बैठे हैं वो साथी हैं रघुवीर चौहान, आईडीपी के कानूनी कार्यालय सचिव हैं। साथियों, आंदोलन आईडीपी इस वक्त गंगानगर इलाके में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए हुए है जनतंत्र और जीने के अधिकारों पर। वो जो बातें संसद में होनी चाहिए, वो जो बातें विधानसभा में होनी चाहिए, न्यायपालिका में होनी चाहिए, वहाँ जो सारा का सारा लोप पाया गया, कारगुजारियों पर चुप्पी पाई गई इस दिशा में, या कारगुजारियाँ उल्टी दिशा में पाई गई, वहाँ पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा सुंदर आंदोलन खड़ा कर देना और उन आंदोलन को उन मुद्दों को बुलंद कर देना। न्याय, समता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को संविधान के पन्नों से निकाल कर सड़क पर जिंदा करने की कोशिशों में रत रहना और काफ़ी हद तक सफल हो जाना, ये बहुत बड़ी खूबी आंदोलन आईडीपी की है। इस आंदोलन में अनेक साथियों ने के ऊपर तरह तरह के दबाव, हमले, सब ये खेल शासन की तरफ से भी, माफिया की तरफ से भी लगातार चलते रहते हैं। तो हम राम बाबू जी से जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो अभी आपने आंदोलन शुरू किया है वो किन मुद्दों पर है। जनतंत्र और जीने का अधिकार, इसमें क्या मुद्दे आपने उठाए हैं, आप बताएं। जी नमस्कार। आईडीपी का ये आंदोलन हमने किया है, ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक ये आंदोलन हमने किया। ये आंदोलन हमने ऐसी जगह चुना है जहाँ पे प्रशासनिक कार्य होते हैं, जिला कलेक्ट्रेट और न्यायालय, जिला न्यायालय के बीच की सड़क पे एक तरफा हमने यहाँ पड़ाव डाला 3 दिन तक। और ये इस आंदोलन में वो लोग शामिल थे जो वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो कानूनी को की समझ जिनमें कम है लेकिन चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के, और इस कड़कड़ाती सर्दी में जहाँ पे गंगानगर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, रात तो यहाँ पे इतनी ठंडी है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे धरती पर हमने ये आंदोलन जारी रखा। हमारी 3 मांगें थी। पहली मांग ये थी कि सरकार ने जो यहाँ पे गंगानगर में एक गौतम बुद्ध एक आवासीय कॉलोनी बसाने का किया है यहाँ पे प्रस्ताव, उन कॉलोनियों में गरीब लोगों के लिए एक रिजर्व कोटा रखा जाए जहाँ पे जो लोग बेघर है वो अपना मकान बना सके और सरकार उनको भूमि आवंटित कर सके। दूसरा हमारा मुद्दा ये था कि गंगानगर जो ज़िला है ये बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और यहाँ भी नया संसद ने कानून बनाया है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बीएसएफ की मिलिट्री जाकर के उन घरों में सर्च कर सकती है, सामान जब्त कर सकती है। उसका विरोध हमने किया है क्योंकि सरकार की मंशा जो होती है वो अपने स्वार्थ के लिए होती है। अपने जो बोलता है सरकार के खिलाफ उन लोगों को प्रताड़ित करना और किस तरह मनमानापन करने के लिए भी वो कोई भी किस तरह के जो बौद्धिक आदमी है जो सरकार की आलोचना कर सकता है लोकतंत्र में, उस आदमी को परेशान भी सरकार कर सकती है। ये तो एक तरह का हो गया, मनमानापन हो गया, ठीक हमने ऑर्डर कर दिया और हम किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। उसका हमने विरोध दर्ज करवाया है प्रशासन के सामने। और तीसरी हमारी ये मांग थी कि चुनाव सुधार कैसे किया जाए, कि आज जो हमारी व्यवस्था चल रही चुनाव प्रणाली वो इतनी दूषित हो चुकी है। यहाँ पे धन बल और बाहुबल का दोनों का सामंजस्य है। अपराधी लोग जीत के चले जाते हैं संसद में, विधानसभा में, और आम आदमी की बात उठा पाते हैं। 5 साल तक उनके एक ताम्र पत्र लिख के दे दिया जाता है कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी कानून पास करो, कोई विरोध नहीं कर पाते। कैसे भी उनके अपराध होते हैं, खुलेआम उनको संरक्षण देते हैं, शराब माफिया को देते हैं, सट्टे किंग्स वगैरह हैं, न जाने क्या क्या इस तरह के कार्य करवाते हैं लोग। भू माफिया के साथ उनका गठजोड़ होता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम कैसे बुला सकते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, उस मैनिफेस्टो के आधार पे काम नहीं करते हैं, और
गुंडागर्दी ये जो राजनेता लोग करे आ रहे हैं आम आदमी के ऊपर, उसको बुलाने का अधिकार हमें क्या हो, कैसे बुलाया जाए? राम बाबू जी, आप ये बताएं कि ये जो मसला आपने अभी बताया कि बेघरों को घर का जो मसला आपने उठाया, जी सर। ये बहुत बड़ा मसला है और सुनने में ये आ रहा है कि गंगानगर का एरिया विशेषकर एक बड़े भूमाफिया की चपेट में है। तो वो भूमाफिया क्या आप लोगों को के मसलों को मुकाम तक पहुंचने देगा? भूमाफिया के इशारे पे जो सरकार, सरकारी प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी नाचते हैं, वो क्या आप लोगों के लिए बाधा नहीं बन जाएंगे? अगर बन जाते हैं तो आप इन परिस्थितियों से कैसे पार पाएंगे? जी बिल्कुल सही है कि यहाँ इस गंगानगर में भूमाफिया और राजनेताओं का बड़ा जबरदस्त गठजोड़ है। हम्म बहुत ज़बरदस्त है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी आबादी नहीं है उससे ज़्यादा तो कॉलोनियाँ बसाई जा रही है, उजाड़े जा रहे हैं खेत वगैरह। हम्म पानी की प्रॉब्लम, बिजली सही टाइम पे नहीं हो रही, वहाँ तो कॉलोनियों तक नहीं पहुँच पा रही है। हम्म तो ये इस गठजोड़ है इनका, क्योंकि जब भी कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है, एमएलए एमपी है, तो उनको फीडिंग, फाइनेंशियल फीडिंग तो वहीं से मिलनी है उनको, शराब जी। माफियाओं से, भू माफिया से। जी जी लेकिन ये बेघर लोग जो हैं, ये लड़ रहे आंदोलन गांधीवादी सिद्धांतों के ऊपर, हिंसात्मक आंदोलन के आधार हम बहुत मानते हैं। हमारे पर अटैक हुए हैं, हमारी यूआईटी के जो पड़ाव डाला वहाँ पे हमारे झोपड़े में आग लगा दी गई है, हम्म पत्थरबाजी भी की गई है, हम्म और न जाने कितनी हमें परेशान किया गया। और हमें जब हम मांगी तो हमारे पर आत्मदाह करने का, सुसाइड करने का भी हमारे पर आरोप लगाया गया। अनशन भी हमारे साथी ने किया, 56 दिन का अनशन किया, हमारी बहनों ने अनशन किया। और एक बहन तो ऐसी जिसे छोटे से बच्चे के साथ वो जेल भी गई है, वहाँ भी उसने अपना अनशन जारी रखा। तो जब ऐसे जिंदा दिल आदमी, ऐसे मजबूत आदमी जो गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, भाईचारे के साथ में और एकता के साथ में इस भूमाफिया को नाक को चबवा देंगे। और जो जनप्रतिनिधि है वो भी खुल के तो नहीं आ रहे, लेकिन उनमें भय प्राप्त है, क्योंकि ऐसे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है जो शांति प्रिय हैं, जो कानूनी आधार पर लड़ना चाहते हैं। आज तक इस आंदोलन में ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से है कि इस आईडीपी के आंदोलन में कभी भी बाजार बंद नहीं कराए, एक छोटी चाय की दुकान बंद नहीं कराई, रास्ता नहीं रोका इन्होंने, और बड़े अनुशासित तरीके से अपनी मांग रखते हैं, विनम्रता से। और महिलाओं की इतनी तादाद है कि इतनी समझदार महिलाएं हैं कि अपना काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके जब भी उनको बुलाओ वो उपस्थित हो जाती है। और प्रशासन ने भी हमें लिखित सहमति दी कि हम आपको आवंटित कर रहे हैं। अब ऐसी जेडी जो हमारी गंगानगर नगर विकास न्यास के द्वारा जो कॉलोनी आवंटित की गई है, उसमें प्रावधान है कि पहले इन लोगों को 50% हिस्सा दिया जाए वहाँ, और उसके बाद में पट्टे दिए जाए। हमने विरोध दर्ज किया, एक कमेटी, जॉइंट कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे नगर विकास न्यास के अधिकारी भी थे, म्यूनिसिपलिटी के भी थे, पुलिस के भी थे, आईडीपी कार्यकर्ता। और जब हमने जांच की, उसमें 90% लोगों को लॉटरी आवंटित की गई। ऐसे और लोगों की लॉटरी निकाली गई जिनके घर 2-2 मंजिल के बने, कारें बनी हुई, और कैसे प्रशासन अधिकारियों के लॉटरी निकली, उनके सरकारी कर्मचारियों के लॉटरी निकली, उनके आवंटित की गई। उसकी हमने जांच की और बिल्कुल वो जांच बिल्कुल सही मानी गई। हम उनके घरों के आगे गए, वहाँ प्रदर्शन किया हमने शांतिपूर्वक। पुलिस के अधिकारी आए, उनको बताया कि देखिए कोठी है और इसको मकान आवंटित हुआ है, बताइए इसको घर आवंटित हुआ है, इसको प्लॉट आवंटित हुआ है। तो ये नज़ारा हमें गंगानगर की जनता को दिखा, यहाँ तक कि पूरे राजस्थान की जनता ने देखा कि इतनी अंधेरगर्दी इस गंगानगर क्षेत्र में हो रही है और किसकी मिलीभगत से हो रही है, ये आप लोग जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं। क्या एक गरीब के मुंह से निवाला छीना जा रहा है और ये लोग जो हैं बोल नहीं रहे। प्रशासन भी कुछ भी झांसे दे रहा है, वादा करता है फिर वापस करना, मतलब कि कहना है नियत में खोट लग रही है। तो क्या इस तरह के जो मसले आप उठा रहे हैं, मसलन ये बीएसएफ को अधिकार देने का मसले को गलत कह रहे हैं, राइट टू रिकॉल की जो बात कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल को लोग थोड़ा थोड़ा चलो कम पचाएंगे, लेकिन बीएसएफ वाले मसले पे क्या आपको लोग राष्ट्रद्रोही नहीं कहेंगे? क्या आपको पाकिस्तान भेजने की बातें नहीं कही जाएगी?
क्या इस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं? अगर आती हैं तो इस स्थिति का आप कैसे मुकाबला करेंगे जब आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए और इसी तरह का दुष्प्रचार कर दिया जाए? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि ये वाकई जो हमारी मांग है बीएसएफ वाली 50 किलोमीटर में सचवान की, ये वाकई इस सरकार की जो मंशा के अनुसार हम पे राष्ट्रद्रोह का 124(1) में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और संभावना भी है। लेकिन हमने पूरी ठान रखी है कि संविधान में ये हमें साफ अधिकार बोलने के व्यक्ति है। जब वो सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार के नियमों की आलोचना करेंगे, फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? अभी अभी एक बयान आया था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनाएं खूब बढ़ी, तो अगले दिन उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। वो खुद को देश बना के जिस तरह से प्रकट करने की साजिशें रचते हैं और वो साजिशें फिर से हुई, बीएसएफ बनाम राष्ट्र बना दे और आपके मुद्दा बनाम राष्ट्रद्रोह बना दे, तो लोगों को कैसे समझाएंगे आप? ये आपने अभी ढाल बता दी कि संविधान की बात, संवैधानिक अधिकार की बात, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? लोगों में जाएंगे हम, ढन जाएंगे, घर घर जाएंगे और उनको बताएंगे कि सरकार का मनमानापन पे रोक लगनी है। क्योंकि अगर हम अपनी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं अगर हम रखेंगे, मूलभूत समस्याएं हम रखें, मूलभूत समस्या में क्या है? हमें घर चाहिए, हमें पानी बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए। और अब जब इस तरह का अगर मिलिट्री के हाथ में अगर ये पावर आ गई, तो फिर तो सैनिक शासन हो गया, यहाँ पे तानाशाही होगी, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कहाँ रही? वो कहे पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान में हमारे भाई नहीं रहते वहाँ पे? हम बड़े भाई है भारत, वो छोटा भाई है। अरे हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे अमेरिका का हो। हम तो भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभौमस्तु सुखिनः, हम तो सब मानवता की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही जी आपने। तो इस मानवता को जीवित रखना है तो। लेकिन ये अंध राष्ट्रवाद का दौर, सांप्रदायिक तड़के वाले राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है इस वक्त, उसके अंदर परेशानियां तो आएंगी आपको। बिल्कुल आएगी परेशानियां आएगी, लेकिन हमारी जो महिलाएं इतनी मजबूत है और हम मानसिक रूप से इतने मजबूत हो रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, उनकी बात समझा रहे हैं, विरोध भी हो रहा है हमारे पास में। अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ लोगों ने धमकाया भी गया था हमारी महिलाओं को, ऐसा मैंने सुना है। तो और कहीं हमें राष्ट्र विरोधी भी कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों में क्या है कि राष्ट्रवाद का इतना जहर किया, जबकि भारत तो राष्ट्रवाद का कभी समर्थक रहा ही नहीं है। ये तो यूरोप की संस्कृति है राष्ट्रवाद की। तो भारत ने तो कभी राष्ट्रवाद की बात ही नहीं की। भारत तो पूरी दुनिया को अपना समझ रहा है, तो राष्ट्रवाद की बात कैसे की जा रही है? बहुत बड़ी बात कही है। आज इस तरह के आंदोलन देखने में नहीं मिल रहे हैं जो राष्ट्रवाद की सीमा से ऊपर सोचते हों, मानवता का और प्रकृति का सोचते हों। लेकिन इतने बड़े मसलों को उठाने के लिए बड़े संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। वो संसाधन आप कहाँ से जुटाते हैं? संसाधन कहाँ से जुटाते हैं? संसाधन ये गरीब लोग ला के देते हैं, सेवाभावी लोग। हमारे पास देखिए राशन पड़ा यहाँ पे, अभी तक हमें 3 दिन पड़ा और डरा। ये हमारे आंदोलनकारियों ने, कुछ समाज संस्थाओं ने हमें आटा दिया। ये दालें पड़ी है, देखिए आप, ये दालें पड़ी जो हमने बच गई थी। ये हमारे पास में ये दाल मिक्स है, ये आटे की थैलियाँ हैं, ये कोई बेसन वगैरह चावल है। तो ये जन सहयोग से दरी के नीचे क्या है जी? दरी के नीचे ये आटे की थैलियाँ जी, जो हमारी बच गई थी। जी। तो अब हमारा ये है कि हम और इसको हमने उधर भी आटा चावल, ये आटा चावल है, देख लीजिए, ये लोगों ने दिया हमें। जी। हमारे साथी जो गरीब लोग हैं, घर में काम करते हैं, 10 रुपये इकट्ठे करके, और हमने इकट्ठे किए और लोगों ने अपने घर में खाना नहीं बना के यहाँ खाना बनाया। लोगों ने सहयोग दिया हमें। ये लोगों ने, हमने कहीं ने सहयोग दिया। यहाँ के लोगों ने, जो समझदार लोग हैं, ये हमारी डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो वाली है, और सफाई व्यवस्था रखी हमने। हमारी सारी पानी उपलब्ध करा गया कि संस्थाओं ने हमें। तो ऐसी बात है कि जब आंदोलन होता है और जब लोग आंदोलन करने वालों को जब समझ बढ़ती है, तो साधनों की कोई कमी नहीं आती वहाँ पे कि हमारा उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। नियत में खोट होगी तो सहयोग नहीं मिलेगा। हमारी नियत में कोई खोट नहीं है,
हमारे जी। दिल साफ है और समर्पित भाव से लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे सांसदों की कमी नहीं आएगी, हम ये मानते हैं। और हम ऐसे कोई विलासतापूर्ण जीवन भी नहीं जीने वाले लोग हैं, हम भूखे रह के भी काम कर सकते हैं। कार्य मोटरे वाले लोग नहीं कि मेरे को बाहर से फंडिंग हो रही है, हम अपने खुद के साधनों से जा के गांव में जाएंगे। हमने 13 तारीख तक प्रशासन को टाइम दे रखा है कि हमें मान गया मान लो, अगर नहीं मानते तो 15 तारीख को हम बहुत बड़ा पड़ाव डालेंगे यहाँ पे न्यायालय के सामने और कलेक्ट्रेट के बीच में, क्योंकि न्यायालय के साथ हमने जगह ऐसी चुनी है कि जगह हमने ऐसी चुनी है कि कानून के जो फैसले करने वाले न्यायाधीश है वो भी हमारी आवाज सुने, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी हमारी आवाज सुने। दोनों को हमने अपनी आवाज सुना दी है, दोनों के ऑफिसों के बीच में हम बैठे हुए हैं ताकि उनके कान खुल जाएं और वो देखें कि डेमोक्रेसी जो है वो जिंदा हो रही है, और जिंदा वही लोग कर रहे हैं जो बेघर लोग हैं, वंचित है, दलित हैं, वो लोग जिंदा कर रहे हैं। अक्सर इस तरह के मामलों में हमने ये देखा है कि जो लोग पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं मूवमेंट में, उन लोगों की तरफ से इस तरह के आरोप आ जाते हैं, ये तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, खा जाएंगे, खाते होंगे। तो उस चीज़ का आपने क्या हल निकाला है? हमारा बिल्कुल पारदर्शिता है सामने, हमेशा अपलोड करते हैं, वहाँ घोषणा बताते हैं कि भाई ये हमने सामान खरीदा है, किसी का रेट ज़्यादा लग रही है तो बोलो, खरीद में पैसा इतना इकट्ठा हुआ है, रसीद काटते हैं। और हमारे पास पैसा कहाँ से, बाहर से तो पैसा देते नहीं हमें लोग, भाई को सेठ या गन्ना सेठ है वो वहाँ पे पैसा देता नहीं है। जी जी। ठीक है, हमारा आंदोलन चला, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है यहाँ, जबकि उसकी कोई वार्ड पार्षद नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं आई यूएनटी का या हमारे म्यूनसिपलिटी का, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। ठीक है। हम तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, आरोप लगते हैं आंदोलन में, तो आंदोलन जो सही दिशा में जाता है तो कुछ बदनाम करने वाले लोग यहाँ पे हैं, और जो सब जगह क्योंकि ये समस्या अभी आजादी के समय भी बदनाम किया था लोगों ने, लेकिन गांधी चलता रहा। अभी भी किसान आंदोलन जो चला उसमें बात आई थी कि ये तो पाकिस्तान के इशारे पे होता है, चीन के इशारे पे होता है, तो ये समस्याएं तो आती हैं। बस आपने जो हल बताया बहुत अच्छा बताया। अब मैं जानना चाहूँगा साथी महेंद्र जी से, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आईडीपी किसान यूनियन। तो साथी महेंद्र जी, आप ये बताएं कि इन दिनों में गाँवों में जो स्थिति है कि शराब के माध्यम से, जातिवाद के माध्यम से, कहीं कहीं नगद पैसे के माध्यम से भी जो वोट हरण करके ले जाते हैं लीडर, वो जब ठीक से काम ना करें तो उन पे जनता कैसे अंकुश लगाती है? जब उन्हीं से दारू पी लेती है, जब उन्हीं से पैसा ले लेती है, या उनकी जात या धर्म के बहाव में बह के वोट दे देती है, तो आपका आंदोलन जो वोट वापस लेने की बात करता है उसको कैसे लोगों को समझाएंगे जो आज दारू पीने पे तुली हुई है? हम लोगों से घर घर जा कर के समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो उसे वोट दें, और सरकार को भी ये कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति सही तरीके से काम ना करें उसे वोट वापस लेने का जो अधिकार है वो बनाना चाहिए। क्या जनता को ये समझा पाएंगे? जो जनता यहाँ माफिया टाइप के लीडरों की दीवानी हुई फिरती है, उनके आगे नतमस्तक होती है, उनको उन नेताओं के सामने खड़ा हो जाना, उनसे वोट वापस लेने की बात करना, उनको सीटों से उतार देने की बात करना, वो काम ना करे तो उनको जेल में भेज देने की बात करना, क्या जनता में इतना मादा आप जगा पाएंगे, इतनी हिम्मत जगा पाएंगे? देखो, ये काम बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारी टीम में इतना अच्छा जज्बा है कि हर एक आदमी को संतुष्ट कर सके। जी। उनको एक एक को बिठा करके उनको समझाया जाए और चेन के रूप में वो काम किया जाए कि एक व्यक्ति को समझाएगा, वो व्यक्ति आगे वो चीज़ फिर अगले व्यक्ति को बताएगा। तो इस तरह से चेन के रूप में अगर हम घर घर जा करके एक दूसरे को समझाएंगे तो ये काम जो है वो हल हो सकता है। ज्योत से ज्योत जलाने की बात है ये।
तो अभी तक किस तरह से कोई गांव में मीटिंगें, नुक्कड़ मीटिंगें कुछ कुछ आपके मीटिंगें- साथी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ मीटिंगें हमने की है। हम्म। हमारे भाई राजेश भारत जिन्होंने कई गांवों में जाकर के अच्छी मीटिंग की है, और अभी आगे भी कई गांवों में जाकर के मीटिंग करने का विचार है, और अभी चल ही रही है मीटिंग, और अभी आगे और भी मीटिंग करेंगे। आज या कल में कई मीटिंग होनी है आपकी? आज तो नहीं हुई, क्योंकि ये जो पड़ाव था ये 3 दिन का पड़ाव था, 31 से 2 तारीख तक, और इसमें सभी साथी जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यस्त थे। इस वजह से आज तो कहीं नहीं गए, और कल या परसों तक आगे फिर से मीटिंग मैदान करने में की जाएंगे। विचार है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया। अब साथी रघुवीर से मैं जानना चाहूँगा, आप बॉर्डर के गांव के हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इनका गांव है। बीएसएफ को ये जो अधिकार दिया गया है, क्या बॉर्डर के इलाके के लोगों को पता भी है, और वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, ऐसा समझ भी पा रहे हैं क्या? जी नमस्कार। मेरा गांव बॉर्डर के नज़दीक में है, तो अभी तक लोगों को इसके बारे में कम पता है, और हम लोगों को घर घर जा कर के ये बात बता रहे हैं कि जो बॉर्डर से 50 किलोमीटर एरिया तक बीएसएफ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकार दे दिया गया है। ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि एकदम से ये जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं इस बातों को। लेकिन हमने हर घर में जा कर के और गाँवों में सभा कर कर के लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है कि जो ये बीएसएफ एक्ट लागू किया गया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो बीएसएफ के जो लोग बीएसएफ के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सिर्फ बॉर्डर पर गोली चलाने का ही प्रशिक्षण दिया होता है। उन्हें आम लोगों के